हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। एनएलएम की सीरीज़ के अंदर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अंदर फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन को हम डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पे हमने थोड़ा सा बेसिक ये पढ़ा था कि फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट के कंडीशन पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा, अगर मोशन में तो मोशन में रहेगा। कब तक? जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए, यानी अपनी स्टेट को वो चेंज नहीं करेगा। और सिस्टम के ऊपर जो नेट फोर्स होगा वो जीरो होगा, और नेट एक्सेलरेशन भी कितना मिलेगा? जीरो मिलेगा। नेट एक्सेलरेशन के जीरो होने के दो मीनिंग हो सकते हैं, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट के कंडीशन पे हो, उसकी स्पीड वेलोसिटी जीरो हो, या फिर वेलोसिटी जो उसके पास हो वो कांस्टेंट रहे। तो कांस्टेंट भी किस केस में? लीनियर मोशन के केस में, क्योंकि हम काइनेमेटिक्स में देख चुके हैं अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करेगा तो कांस्टेंट वेलोसिटी होने के बाद भी एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा वहाँ पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है हर एक पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो चेंज होगी, वहाँ पे डायरेक्शन चेंज होगी पार्टिकल की हर एक पॉइंट पे, इसलिए वेलोसिटी भी चेंज होगी। ठीक है, तो लीनियर मोशन की अगर सिंपल बात करें तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट तो नेट फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन भी जीरो, और ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे तो वेलोसिटी जीरो और एक्सेलरेशन भी जीरो। ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके हैं इससे लास्ट वाली जो वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो आज का जो वीडियो है वो किसके बारे में है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, सारे न्यूमेरिकल सारे कॉन्सेप्ट सब क्लियर करेंगे यहाँ पे एक ए टू जेड। ठीक है, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ में हमने देखा कि नेट फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जीरो होता है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या देखेंगे? यहाँ पे देखेंगे व्हाट हैपन टू एन ऑब्जेक्ट। आप अपने नोट्स बनाते रहें, पेन और कॉपी लेके बैठें और नोट्स को फॉलो करते रहें। ठीक है, तो व्हाट हैपन टू एन ऑब्जेक्ट व्हेन नॉन जीरो फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट के साथ क्या होगा अगर उसके पास नॉन जीरो फोर्स एक्ट होंगे। नॉन जीरो फोर्स एक्ट होने का मतलब कि जैसे कोई ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से होगा F1 और यहाँ से होगा F2। जैसे नॉन जीरो का मतलब ये हुआ, जैसे यहाँ पे हो गया 5 न्यूटन और यहाँ पे कितना हुआ 3 न्यूटन, तो नेट फोर्स कितना बचेगा? यहाँ पे नेट फोर्स हो जाएगा 5 - 3 = 2 न्यूटन। तो इसका मतलब यहाँ पे जो नेट फोर्स है वो जीरो नहीं है, यानी इसको क्या बोलेंगे? नॉन जीरो फोर्स। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स जीरो नहीं है, अगर जीरो होगा तो फर्स्ट लॉ की बात करेंगे, इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो जाएगी वो। और अगर नेट फोर्स जीरो नहीं होगा तब इस केस में क्या क्या चीज़ें होती है वो किसमें पढ़ेंगे? न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन में। ठीक है, तो एक तो बात ये है इसमें। सेकंड, इसकी जो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू SC वर्मा सर की जो बुक है उसके अकॉर्डिंग, इफ व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट from inertial frame, when view of an object from inertial frame, then acceleration of an object is directly proportional to net force apply and inversely proportional to net force applied and inversely proportional to mass of object। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो एक्सेलरेशन होगा वो किसके इक्वल होगा? प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। यानी यहाँ से लिख सकते हैं कि जो नेट फोर्स मेरे पास होगा वो होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से नेट फोर्स कितना मिलेगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, हालांकि ये जो चीज़ है पर्टिकुलर कंडीशन के बाद ये आती है। पर्टिकुलर कंडीशन का मतलब ये हम तब लिख सकते हैं अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास मेरे पास कांस्टेंट होगा। तो अगर मास कांस्टेंट होगा तब हम F = मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। तो ये डेफिनेशन है SC वर्मा सर की बुक के अकॉर्डिंग, जिसमें उन्होंने इस तरीके से एक्सेलरेशन को डिफाइन किया है। तो उसको आप नोट कर लें। इसके बाद देखते हैं कि सेकंड डेफिनेशन न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगी। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा और आगे अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो बस अभी इतना समझे कि न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई कब होगा? अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर जो नेट फोर्स है वो जीरो ना हो, यानी नेट फोर्स जीरो नहीं होगा तो एक्सेलरेशन पिक्चर में देखने को मिलेगा। और वो किसके इक्वल होगा? F_m, या फिर नेट फोर्स इक्वल टू लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट का मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसको नोट कर लें, फिर चलते हैं थोड़ा सा
आगे, ठीक है। चलिए ये लिख लिया हुआ, चलिए इसको हटा देता हूँ मैं इधर से। देखते हैं इसके बाद एक और डेफिनेशन इसकी दी जाती है न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, जो बेसिक है ना, जहाँ से न्यूटन सेकंड लॉ रिलीज होता है, जहाँ से न्यूटन सेकंड लॉ को डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन तो एक पर्टिकुलर कंडीशन लगाने के बाद आता है, ठीक है। तो सेकंड जो डेफिनेशन जिसमें न्यूटन सेकंड लॉ को डिफाइन किया गया है, वो डिफाइन किया है मोमेंटम के हेल्प से, ठीक है। तो उसमें क्या बोला गया है कि चेंज इन मोमेंटम, इसको भी बड़े ध्यान से समझेंगे, चेंज इन मोमेंटम per unit time is directly proportional to unbalanced force acting at object, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग एट एन ऑब्जेक्ट, है ना, एक्टिंग एन ऑब्जेक्ट, ऐसा लिख सकते हैं। एंड डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो दो चीजें यहां पे हो गई, आप इसको चाहो तो थोड़ा अलग भी लिख सकते हो, लेकिन एक ही डेफिनेशन में इसको डिफाइन कर सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अनबैलेंस फोर्स, जो ऑब्जेक्ट के ऊपर अनबैलेंस फोर्स लगे उसके प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। और डायरेक्शन किधर होगी चेंज इन मोमेंटम की, तो उसकी डायरेक्शन उधर ही होगी जिस डायरेक्शन में अनबैलेंस, जो नेट अनबैलेंस फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन को डिफाइन किया जाएगा, ठीक है। तो अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसको थोड़ा मैथमेटिकली देखते हैं कि ये थ्योरी कहना क्या चाहती है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो नेट फोर्स होगा किसके प्रोपोर्शनल होगा, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। यही तो बोलना चाह रहा है कि फोर्स जो होगा प्रोपोर्शनल किसके होगा, पी, मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डीपी मेरे पास क्या है, ये मैं लिख देता हूं, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। और यहां पे dt क्या है, टाइम टू चेंज इन मोमेंटम, यानी मोमेंटम को चेंज होने में जितना टाइम लगा तो उस टाइम को भी dt से डिफाइन कर सकते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि फोर्स अप्लाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। ये भी डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे मोमेंटम पता है कितना होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो उसको देखो जरा, यहां से जो फोर्स मेरे पास होगा प्रोपोर्शनल किसके होगा, डी, और इसको क्या लिख सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम को एम वी एम यू बाय टी, है ना। क्या लिख सकते हैं, एम वी माइनस एम यू बाय टी, है ना, डी टी लिख सकते हैं इसको। और इसी को क्या लिख देंगे यहाँ पे, एफ प्रोपोर्शनल, अगर मास यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो वी माइनस यू डिवाइड बाय डी टी। तो अगर आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि एम वी मेरे पास है फाइनल मोमेंटम किसी ऑब्जेक्ट का, और यू मेरे एम यू मेरे पास क्या है, इनिशियल मोमेंटम, वी फाइनल वेलोसिटी और यू इनिशियल वेलोसिटी, और मास तो ऑब्जेक्ट का ये जो मास होगा उसको एम से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस एम यू लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। ये भी लिख सकते हैं, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, और इसको मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, फाइनल मोमेंटम एम वी, इनिशियल मोमेंटम एम यू अपॉन चेंज इन टाइम। तो अगर मास कॉमन लेंगे तो वी माइनस यू बाई डी टी बचेगा, और ये जो वी माइनस यू बाई टी आपको दिखाई दे रहा है डी टी, इसको क्या, ये तो चेंज इन स्पीड अपॉन चेंज इन टाइम, तो उसको एक्सेलरेशन बोल सकते हैं सिंपल। अगर इस टाइम को मैं टी बोल देता हूँ, इस टाइम को क्या बोल देते हैं, टी। तो फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल अपॉन टी, ये क्या होता है, चेंज इन स्पीड। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो वी माइनस यू बाई टी को ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो फोर्स प्रोपोर्शनल होगा किसके होगा, एम इंटू ए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने एम कॉमन लिया, यानी एम हमेशा कैसा मैंने माना है, कॉन्स्टेंट माना है। तो अगर मास ऑब्जेक्ट का कॉन्स्टेंट होगा तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो प्रोपोर्शनलिटी का यहाँ पे मार्क हटाएंगे तो कितना आएगा, कॉन्स्टेंट आएगा के,
और m इंटू ए। ठीक है, एक चीज़ ये होगी मेरे पास, तो उसको नोट कर लिया। फिर इसके आगे इसको मैं डिफाइन करके आपको बताता हूँ कि कैसे इसको लिखेंगे। ठीक है, नोट कर लें इसको। तो फोर्स अप्लाइड प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, चलिए ये मैं हटा देता हूँ इधर से, देखते हैं। अभी जो कंडीशन मेरे पास निकल के आई इसको ध्यान रखेंगे, F इक्वल टू के एम इंटू ए। ठीक है, देखते हैं। तो ये जो कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखी है कि फोर्स इक्वल टू के एम इंटू ए, जहाँ पे के मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर मैं 1 यूनिट फोर्स की बात करता हूँ, 1 यूनिट फोर्स का मतलब कि फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाए, 1 न्यूटन। तो ये 1 न्यूटन का फोर्स क्या बताता है, 1 न्यूटन का फोर्स ये बताएगा कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर 1 न्यूटन का फोर्स हम अप्लाई करेंगे तो एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑफ 1 kg मास। ठीक है, तो F इक्वल टू 1 न्यूटन का फोर्स का मतलब ये होता है कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करोगे तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर 1 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन क्रिएट होगा और उसका मास कितना होना चाहिए, 1 किलोग्राम मास। कहने का मतलब 1 किलोग्राम मास के ऊपर अगर 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्रिएट हो जाएगा। कंडीशन क्या है, 1 किलोग्राम मास, इसके ऊपर लगा 1 न्यूटन फोर्स, तो कितना एक्सेलरेशन क्रिएट होगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब ये वैल्यू अगर यहाँ पे रखेंगे तो देखते हैं, F की जगह यहाँ पे रखता हूँ 1 न्यूटन, K तो कांस्टेंट है, मास भी होगा 1 किलोग्राम और एक्सेलरेशन भी कितना होगा, 1 होगा। तो K की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से K की वैल्यू आ जाएगी 1, यानी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कितना आ गया, 1 आ गया। और इस K की वैल्यू कहाँ पे रखेंगे, ऊपर रखेंगे। तो फोर्स की वैल्यू यहाँ से कितनी मिलेगी, फोर्स इक्वल टू आएगा मेरे पास m इंटू ए। तो इस तरीके से भी फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं। ये मैंने आपको डिफाइन करके बताया कि कैसे यहाँ पे जो पहली डेफिनेशन में हमने लिखा था कि नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये कहानी कब मिलेगी, चेंज इन मोमेंटम की हेल्प से मिलती है। ठीक है, जहाँ पे मास मेरे पास कैसा होता है, कांस्टेंट। इस कंडीशन में मास कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो एक तो ये कहानी होगी जो आपको याद रखनी है। ठीक है, एक और तरीका है फोर्स अप्लाइड प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम को डिफाइन करने का, तो उसको भी नोट कर लें, फिर उसके बारे में भी बात करते हैं। ठीक है, चलिए ये लिख लिया होगा आपने। तो 1 न्यूटन फोर्स, K की वैल्यू 1 आ जाएगी, यहाँ पे रखेंगे फोर्स पर इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, चलिए ये मैं हटा देता हूँ इधर से। तो इससे पहले की जो भी इवेंट मैंने अभी बात की है कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वो कब मिलेगा, अगर मास कांस्टेंट रहे। अगर मास चेंज हो जाए उस केस में कैसे करेंगे, वो भी देख लेते हैं। तो अगर K की वैल्यू 1 मान लेते हैं तो फोर्स की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। यही पढ़ा हमने भी। तो F को क्या लिख सकते हैं, F इक्वल टू P को क्या लिख सकते हैं, M इंटू V डिवाइड बाई dt, ये लिख सकते हैं। तो चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंशिएशन में यहाँ पे। तो चेंज के केस में देखो कैसे करेंगे, एक बार मास को रखेंगे बाहर और क्या आएगा, dV बाई dt। एक बार V को रखेंगे बाहर और कितना आएगा, dm बाई dt। ठीक है, तो अब जो आप फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते हो वो कैसे आता है, अगर यहाँ पे मास कांस्टेंट हो जाए, मास कैसा हो जाए, मास हो जाए कांस्टेंट। अगर मास कांस्टेंट हो जाए तो dm बाई dt कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि भाई मास तो चेंज ही नहीं हो रहा है। तो टाइम के साथ मास का चेंज कितना है, 0। तो dm बाई dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो कितना मिलेगा, F इक्वल टू मास dv बाई dt, यानी फोर्स इक्वल टू कितना आएगा, m, और dv बाई dt को एक्सेलरेशन बोल सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ये क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो कितना बचेगा, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसलिए मैंने आपको ये बोला था कि ये जो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ नहीं है, ये एक पर्टिकुलर कंडीशन लगाने के बाद आता है। तो एक्चुअल में न्यूटन सेकंड लॉ क्या है कि फोर्स अप्लाइड प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो ये कब आएगा, जब मास मेरे पास कांस्टेंट होगा। ठीक है, और अगर मेरे पास वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए उस केस में नेट फोर्स कितना मिलेगा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए तो फोर्स कितना हो जाएगा, यहाँ से फोर्स हो जाएगा v dm बाय dt।
ये लिख सकते हैं। उस केस में इस तरीके से फोर्स को डिफाइन करेंगे अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास कांस्टेंट स्पीड होगी। तो अगर ऑब्जेक्ट के पास कांस्टेंट स्पीड है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो आप हमेशा ये बोल ही नहीं सकते कि वहाँ पे फोर्स जीरो होगा। फोर्स जीरो नहीं हो सकता है ना। अगर उसका हो सकता है कि उसका मास चेंज हो रहा हो टाइम के साथ, तो मास टाइम के साथ चेंज होगा तो उस केस में फोर्स भी पिक्चर में आएगा। फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, v dm/dt। तो दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो स्पीड कांस्टेंट होने का मतलब नेट फोर्स जीरो नहीं होता। अगर उस ऑब्जेक्ट का मास भी चेंज होगा तब भी फोर्स पिक्चर में आ जाएगा, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी ऑब्जेक्ट का मास भी चेंज हो? बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका क्या होता है, आपने रॉकेट देखा होगा। तो रॉकेट जब ऐसे जाता है ऊपर की तरफ तो नीचे फ्यूल अपना रिलीज करता जाता है। ठीक है, तो जितना ऊपर वो जाएगा, अच्छा इसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं होती, इसके पास एक्सेलरेशन होता है। ये क्या है, इसरो वगैरह में आपने देखा होगा कि जो रॉकेट्स होते हैं वो ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जाते हैं और कुछ नीचे फ्यूल को रिलीज करेंगे तो मास भी चेंज होगा इनका। तो उस केस में न्यूटन सेकंड लॉ कैसे अप्लाई करोगे? तो उस केस में देखो स्पीड भी चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन है क्योंकि, और मास भी चेंज हो रहा है, मास भी इसका चेंज हो रहा है। ठीक है, तो मास क्या हो रहा है, कम हो रहा है धीरे धीरे, तो मास भी चेंज होगा। तो इस केस में जो फोर्स इक्वल टू लगाएंगे वो लगाएंगे m/dv/dt प्लस v dm/dt। इस केस में आप फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन नहीं यूज कर सकते। आपको ये फोर्स अप्लाइड प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम का कॉन्सेप्ट ही लगा के सोल्व करना पड़ेगा, और यही है मेरे पास एक्चुअल न्यूटन्स सेकंड लॉ। तो ये सारी कहानी कब आती है, कंडीशन लगाने के बाद। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अगर मास कांस्टेंट होगा, v dm/dt कब लगाएंगे, अगर वेलोसिटी मेरे पास क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो जैसे यहाँ पे दोनों चीजें चेंज होंगी तो इस केस में जो नेट फोर्स होगा वो दोनों तरीके से मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको आप नोट कर लें। अच्छा, ये जो मास चेंज होगा ये और कैसे डिफाइन कर सकते हैं मैथमेटिकली? तो सर एल्बर्ट आइंस्टाइन की एक इक्वेशन थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग जो मास मेरे पास होता है वो कितना होता है, m इक्वल टू m0/1 - v²/c²। ठीक है, m0 वो मास है जब आप रेस्ट की कंडीशन पर रहते हो, m वो मास है जब आप मोशन के अंदर होते हो, जैसे आपके पास काइनेटिक एनर्जी है, और v क्या है, आपकी स्पीड, जिस स्पीड से आप मोशन में रहोगे, और c आपके पास क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के अंदर भी इसको रख के आप देख सकते हैं कि अगर मास स्पीड को चेंज करोगे तो मास भी यहाँ पे चेंज होता है। ठीक है, तो ये मैं हटा देता हूँ उधर से, ये नोट कर लिया होगा आपने। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं, है ना। अब एक्चुअल में बात यह है कि आपको, अब एक्चुअली में क्या है कि हम भी रनिंग कंडीशन में होते हैं, हम भी मोशन में होते हैं, तो हमें भी अपना मास बढ़ता हुआ फील नहीं होता है। क्यों नहीं होता बढ़ता हुआ फील? क्योंकि हमारी जो स्पीड है, जो v हमारी स्पीड है, वो क्या होती है, बहुत 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 कम होती है एज कम्पेयर टू स्पीड ऑफ लाइट। क्योंकि हमें पता है कि लाइट ऑफ स्पीड से ज़्यादा कोई भी तेज चीज़ नहीं चल सकती है। इट इज़ द मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट, है ना। हालांकि इसके बारे में थोड़ी सी कहानी आपने पढ़ी होगी कि एक टाइकोन पार्टिकल होता है जो हाइपोथेटिकल पार्टिकल है, जिसको ये माना गया कि उसकी स्पीड जो है वो लाइट की स्पीड से ज़्यादा होती है। क्योंकि आप अगर एटम के स्ट्रक्चर में जाओगे तो आपको मिलेंगे इलेक्ट्रॉन, फिर उसके सेंटर पे होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में मिलेंगे प्रोटॉन और आपको मिलेंगे न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के भी अंदर जाओगे तो आपको मिलेंगे क्वार्क और एंटी क्वार्क, है ना। क्या मिलेंगे, क्वार्क और एंटी क्वार्क। फिर उसके अंदर आप जाओगे तो आपको मिलेंगे स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स के अंदर जाओगे इसमें मिलेंगे टाइकोन पार्टिकल। तो यही टाइकोन पार्टिकल को गॉड पार्टिकल भी बोला गया है, जो लाइट की स्पीड के बराबर चल सकता है, ऐसा माना गया है, लेकिन एक्चुअल में उसको, ये भी एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल है। ठीक है, खैर चलिए उसके बारे में बात करेंगे बाद में। तो अभी क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर सबसे ज़्यादा रिसर्च इसी टॉपिक के ऊपर चल रही है कि क्योंकि प्रोटॉन का नेचर ये देखा गया है कि क्वार्क और एंटी क्वार्क ये कई बार अपनी जगह से अनविजिबल होकर किसी और जगह पे भी विजिबल हो जाते हैं। यानी इसमें एक कंडीशन और भी देखी गई है क्वांटम मैकेनिक्स में कि एक ही पार्टिकल एक ही टाइम पे दो जगह प्रेजेंट देखा गया है। तो एक ही पार्टिकल एक टाइम पे दो जगह प्रेजेंट कैसे हो सकता है? इसी कॉन्सेप्ट को लेके पैरेलल यूनिवर्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको डिफाइन किया जा रहा है धीरे धीरे करके। ठीक है, तो पैरेलल यूनिवर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी के ऊपर ही बेस है। ठीक है, तो खैर उसके बारे में काफ़ी अंदर की बात है, कभी अलग से वीडियो बना के उसके बारे में सारी चीज़ें आपको बताऊंगा और सही से। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आते हैं। तो आपकी स्पीड जो है लाइट की स्पीड से काफ़ी कम होती है, तो उस केस में जो m की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगा, m0/√1 - अब ये वैल्यू अगर छोटी होगी तो v²/c² अप्रॉक्सीमेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो गया 0। तो इस केस में m की वैल्यू कितनी आएगी, m0। यानी आपका जो मास रेस्ट की कंडीशन पे था और जब आप मोशन में रहोगे तो आपको अपना मास बढ़ता हुआ फील नहीं होगा, उतना ही फील होगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो स्पीड है ना भागने की, वो लाइट की स्पीड से काफ़ी ज़्यादा कम है। तो उस केस में m इक्वल टू कितना हो जाएगा, m0। अगर आपकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर हो जाए तो उस केस में क्या कहानी मिलेगी, तो आपको मिलेगा m0/√1 - तो ये हो जाएगा यहाँ से 1। तो m की वैल्यू कितनी आएगी, m0/√1
0, तो ये कितना हो जाएगा इन्फिनिट। तो अगर लाइट की स्पीड के बराबर आप मूव किए तो आपका मास कितना हो जाएगा इन्फिनिट, इतना मास आपको बढ़ता हुआ फील होगा। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट है रिलेटिविटी का, जिसके अकॉर्डिंग आप अगर काइनेटिक एनर्जी होती है तो आपका मास भी चेंज होता है, वो यहाँ से ऑलरेडी प्रूफ किया जा चुका है। ठीक है, तो उसको नोट कर लो, जिसके बेस पे देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा, तो और कैसे और कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये नोट कर लो, फिर चलते हैं आगे। चलिए, ये समझ आया होगा आपको, ये नोट कर लिया आपने, तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछेगा। बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है, तो ये सब थ्योरेटिकल चीज़ें थी जो मैंने अभी आपको बताई हैं। ये सब क्या था, न्यूटन्स सेकंड लॉ के बारे में जो भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो आपको याद रखना है कि जो नेट फोर्स अप्लाइड होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे। क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये 3 kg और यहाँ पे मास आपके पास कितना है 2 kg। ठीक है, तो आपको ए और टी यानी एक्सेलरेशन और टेंशन इन द रोप कैलकुलेट करके बताना है कितना होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम। तो देखो यहाँ पे जो नेट फोर्स है वो 0 नहीं है, यानी आपका जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में नहीं है। तो आपको क्या करना है, एक्सेलरेशन और टेंशन फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखो कैसे करेंगे कि आप एक्सेलरेशन किसी भी एक डायरेक्शन में मान लो, जैसे 3 kg का बॉक्स थोड़ा हैवी आपको दिख रहा होगा, इसका मास थोड़ा ज़्यादा है, तो ये किधर जाएगा नीचे की तरफ और ये किधर जाएगा ऊपर की तरफ, ऐसा मान लेंगे। अगर आप डायरेक्शन को अपोजिट भी मान लोगे तब भी कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने डायरेक्शन गलत मानी होगी तो ऑटोमेटिक एक्सेलरेशन की वैल्यू आपकी निगेटिव आ जाएगी। निगेटिव का मतलब कि जो डायरेक्शन मैंने इनिशियली मानी है वो गलत है। ठीक है, लेकिन थोड़ा कॉमन सेंस आप ऐसे लगा सकते हो, अगर ये मास हैवी होगा तो ब्लॉक किधर जाएगा नीचे, तो डायरेक्शन आप यही सोच के अप्लाई करें जो 90% केस में सही भी आती है ना। अगर वो भी गलत होगी तो ऑटोमेटिक आंसर कैसा आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है, अच्छा ये तो हो गया, तो इसका mg किधर लगेगा, नीचे लगेगा। और फ्री बॉडी डायग्राम में हम देख चुके हैं, तो टेंशन फोर्स कॉन्टैक्ट से दूर की तरफ लगता है। ये कॉन्टैक्ट होगा तो यहाँ पे दूर की तरफ, ये कॉन्टैक्ट होगा तो यहाँ से दूर की तरफ, ये कॉन्टैक्ट होगा तो यहाँ से दूर की तरफ, और नीचे क्या लगेगा m × g। ठीक है, अब अगर इसका एक्सेलरेशन नीचे है तो ये वाला फोर्स बढ़ा रहा होगा तभी ये ब्लॉक नीचे जा रहा है। भाई न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है, न्यूटन सेकेंड लॉ अभी क्या पढ़ा हमने, ये होता है नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बस यही न्यूटन सेकंड लॉ है, क्योंकि हम जितने भी केस यहाँ पे लेंगे उस सब के अंदर जो मास मेरे पास कैसा होगा, हमारे सिलेबस में मास कैसा है, कांस्टेंट है। ठीक है, ये हो गया। अब mg अगर ये ब्लॉक नीचे जा रहा है तो उसका मतलब ये फोर्स बड़ा होगा एज कम्पेयर टू टेंशन फोर्स, तभी नीचे जा रहा है। तो उसको पहले आप लिख लो बड़े फोर्स को, और माइनस ऊपर की तरफ लगाए टेंशन इक्वल टू उसका मास कितना है 3 और एक्सेलरेशन मेरे पास कितना है a। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। तो ये मैंने इक्वेशन किसके लिखी, 3 kg वाले मास की। 2 kg वाले मास के लिए क्या लिखेंगे, अगर एक्सेलरेशन ऊपर है तो यहाँ पे टेंशन फोर्स बड़ा होगा तो लिखेंगे T माइनस उसके बाद नीचे वाला फोर्स 2g इक्वल टू मास कितना है 2 और एक्सेलरेशन कितना है a। ठीक है, अब क्योंकि पूरी अलोंग द रोप है तो पूरी यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वही 2 kg वाले ब्लॉक के ऊपर होगा। अगर एक ही रोप से दोनों कनेक्ट होंगे मास तो एक्सेलरेशन आपको दोनों के अंदर सेम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब टी और ए की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो 2 इक्वेशन 2 अननोन, और जी की वैल्यू कितनी ले लो यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोनों को ऐड कर सकते हैं सिंपल, इक्वेशन 1 + 2, तो क्या मिलेगा आपको, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 3g माइनस 2g इक्वल टू 5 × a। तो ये बचेगा g इक्वल टू 5 × a। तो a की वैल्यू कितनी आएगी, g की वैल्यू ले लेते हैं 10 और डिवाइड बाई 5, तो a कितना आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ओके। और इसके अलावा मुझसे क्या पूछा है, ए की वैल्यू मैंने निकाली, टेंशन फोर्स पूछा था। अभी से ए की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 में कहीं पे भी रख के आंसर निकाल सकते हो। जैसे इक्वेशन 1 में रखो, इक्वेशन 1 क्या दिया 3g माइनस टी इक्वल टू इसका यहाँ पे दिया 3 और एक्सेलरेशन कितना है 2। एक्सेलरेशन मेरे पास आया पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब कि जो डायरेक्शन मैंने मानी थी बिल्कुल सही मानी थी। ठीक है, तो ये कितना होगा, जी की वैल्यू रखेंगे 10 हो जाएगा 30 माइनस आएगा टी, ये हो जाएगा 6। तो टी की वैल्यू कितनी आएगी 30 माइनस 6 यानी टी कितना आएगा 24 न्यूटन। तो रोप के अंदर टेंशन फोर्स कितना होगा सिस्टम में 24 न्यूटन, और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपल सा सवाल था, इसको नोट कर लें आप। ठीक है, और देखो एक बात ध्यान रखो, मैंने आपको बताया था कि अगर रोप एक रहेगी तो पूरी रोप के अंदर टेंशन भी एक ही रहेगा। अब अगर ये जो पुली लगी है ये अलग रोप से अगर कनेक्टेड है यहाँ पे,
तो इस रोप के अंदर अगर मैं आपसे टेंशन पूछ लूँ कितना होगा तो कैसे करोगे? तो यहाँ पे टेंशन कितना मान लो टी डैश। टेंशन अलग क्यों माना? क्योंकि ये रोप अलग है और ये पूरी रोप अलग है। तो इस पुली का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा? देखो यहाँ पे टेंशन टी, यहाँ पे टेंशन टी और यहाँ पे टेंशन है टी डैश, ठीक है। क्योंकि ये तो पूरे रेस्ट की कंडीशन पे, तो यहाँ पे तो नेट फोर्स इक्वल टू 0 कर सकते हो आप। तो टी डैश यहाँ से कितना आएगा? ये आएगा 2 × टी। तो इस वाली रोप में टेंशन कितना आएगा? 2 × ये वैल्यू कितनी आई है 24, तो टी डैश की वैल्यू कितनी आएगी 48 न्यूटन, और ये मेरे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व करके निकाल सकते हो। तो इसको नोट कर लें आप, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या दिया है। चलिए नोट कर लिया होगा आपने, देखते हैं नेक्स्ट सवाल मुझे क्या दिया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने आपको न्यूटन साइकिल लॉ के अंदर स्टार्टिंग में डेफिनेशन लिखाई थी, जिसमें मैंने बोला था कि इनर्शियल फ्रेम, अगर आप नोट्स आपने लिखे होंगे तो स्टार्टिंग की जो डेफिनेशन है उसमें लिखा था मैंने इनर्शियल फ्रेम। तो ये फ्रेम क्या होता है इसके बारे में इस नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जहाँ पे मैं इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल क्या होता है, कैसे वहाँ पे न्यूटन साइकिल लॉ को और अप्लाई कर सकते हैं, एक कॉन्सेप्ट उसमें आगे भी आएगा सूडो फोर्स का, ठीक है। तो सारी कहानी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी भी एक बेसिक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि न्यूटन साइकिल लॉ एक्चुअल में है क्या, उसके बेस पे नॉर्मली कैसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, और ऐसे धीरे धीरे करके सारे कॉन्सेप्ट को हम कवर करेंगे, ठीक है। तो बस आप यहाँ पे बने रहें और नोट्स को बनाते रहें और चीज़ों को फॉलो करते रहें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे यहाँ पे दिया है इस तरीके से देगा, इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ये मास दी है 2 किलोग्राम, और नीचे जो यहाँ पे मास रखा है वो कितना रखा है? वो रखा है 3 किलोग्राम। तो यहाँ पे भी आपको सेम कहानी बतानी है, एक्सेलरेशन और टेंशन फोर्स बताना है कि रोप के अंदर कितना होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, सिंपल, ये ब्लॉक हैवी दिख रहा है आपको, तो एक्सेलरेशन किधर मार लेंगे? नीचे। पूरी रोप एक है तो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन कितना होगा? ए ही होगा। नीचे एक्ट करेगा mg, ऊपर एक्ट करेगा टेंशन टी, यहाँ पे लगेगा टेंशन टी और यहाँ पे लगेगा टेंशन टी, ठीक है। हालांकि अगर नॉर्मल पूछेगा वो भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहीं पे कॉन्टैक्ट मिलेगा, तो ये होगा 2g और ऊपर क्या लगेगा यहाँ पे? नॉर्मल। ये नॉर्मल कौन लगाएगा इस ब्लॉक के ऊपर? ये सरफेस लगाएगी, है ना। वो सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शन वगैरह की कोई बात नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो नेट फोर्स, अब इसके लिए क्या लिख सकते हैं, अगर एक्सेलरेशन नीचे है तो फोर्स बड़ा होगा, 3g - t = 3 × a, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। उस केस में अगर एक्सेलरेशन इधर है तो इस वाला फोर्स, ये मतलब जो हॉरिजॉन्टल में जो फोर्स होगा राइट साइड में वो बढ़ा रहा होगा, क्योंकि देखो एक्सेलरेशन होगा इधर तो ये वाला फोर्स ही बड़ा होगा, वही इसको आगे की तरफ लेके आएगा। तो 2 kg वाला ब्लॉक आगे जाएगा किसकी वजह से? इस टेंशन फोर्स की वजह से। तो 2 kg वाले ब्लॉक के लिए क्या लिखेंगे? T = और तो कोई फोर्स है ही नहीं यहाँ पे, इसका मास इंटू एक्सेलरेशन, ये लिख सकते हैं। समझ में आ रही बात? क्योंकि वो राइट साइड में एक ही टेंशन फोर्स है T, तो ये आगे की तरफ, तो एक टेंशन फोर्स होगा T = मास इंटू एक्सेलरेशन। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसी डायरेक्शन का नेट फोर्स लिखेंगे। जैसे यहाँ पे वर्टिकल में था तो वर्टिकल का नेट फोर्स, यहाँ हॉरिजॉन्टल में तो हॉरिजॉन्टल का नेट फोर्स, ये वर्टिकल वाले को कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो T की वैल्यू यहाँ पे रखो जरा 1 के अंदर, तो कितना आएगा 3g - 2a = 3 × a। ये T की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी इक्वेशन 1 में, तो कितना होगा ये 3g = 5 × a। तो a की वैल्यू कितनी आएगी 30/5, यानी a कितना आएगा 6 मीटर/सेकंड²। ये मेरे पास आंसर हो जाएगा। अब टेंशन फोर्स कैसे निकालेंगे? a की वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे, तो t कितना आ जाएगा यहाँ से 2 × 6, यानी टेंशन फोर्स कितना आएगा 12 न्यूटन। एक इसकी वैल्यू हो जाएगी, टेंशन फोर्स की वैल्यू हो जाएगी, सिंपल, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लें, फिर देखते हैं और सवाल मुझसे कैसे पूछेगा, ठीक है। चलिए ये नोट कर लिया होगा आपने, समझ आया होगा आपको, और देखते हैं कैसे बेसिक क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ये हटा देता हूँ मैं इधर से। ये सब बेसिक सवाल है, धीरे धीरे करके ये आपके कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं, ठीक है। इसके बाद अच्छे सवाल भी करेंगे। देखते हैं कि जैसे आपको ये दिया है, (53 डिग्री), यहाँ पे एक मास लगा है 2 किलोग्राम, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इसको, ये कितना है 2 किलोग्राम, ठीक है। और यहाँ से एक ऐसे पुली लगी है, एक यहाँ से अटैच हुआ है, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है 5 किलोग्राम, इस तरीके से, ठीक है। ये सवाल दिया है मुझे, तो आपको क्या बताना है, एक्सेलरेशन और टेंशन फोर्स की वैल्यू बतानी है कितनी होगी, और सिस्टम इक्विलिब्रियम पे नहीं है, ठीक है। तो ये सिस्टम अगर हैवी होगा तो एक्सेलरेशन किधर मानेंगे, नीचे मानेंगे, ये लगेगा 5g, टेंशन फोर्स होगा इधर T,
टेंशन फोर्स होगा टी इधर और टेंशन फोर्स टी होगा इधर, सही बात है। तो इससे पहले वाले कंडीशन में फ्री बॉडी डायग्राम देख चुके हैं। अगर कोई ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पे होगा तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ सिंपल इस तरीके से, तो ऊपर मेरे पास क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा नॉर्मल, mg किधर लगेगा नीचे, और अगर ये एंगल 53 तो ये भी कितना होगा 53, और यहाँ पे कंपोनेंट ब्रेक होगा जिसको बोलेंगे 2g cos 53, किसमें ब्रेक होगा 2g cos 53 सिंपल, और इधर किसमें ब्रेक होगा नीचे 2g sin 53, ठीक है। ये सब हम देख चुके हैं फ्री बॉडी डायग्राम में, और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अंदर भी कुछ क्वेश्चन हमने ऐसे किए थे। तो mg लगेगा नीचे, ये हो जाएगा इधर 2g cos 53 और ये आएगा इधर, तो यहाँ से नॉर्मल की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 2g cos 53, हालांकि नॉर्मल मुझसे पूछा नहीं है, तो ये हो जाएगा 10 cos 53 कितना होता है 3/5, तो ये 2 टाइम्स कट होगा, तो नॉर्मल कितना आएगा 12 न्यूटन, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, इसको क्या बोल देंगे एफ नॉर्मल, है ना। इस नॉर्मल को मैंने क्या बोल दिया एफ नॉर्मल, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी 12 न्यूटन। लेकिन हमारा पर्पस क्या है क्वेश्चन में, एक्सेलरेशन और टेंशन फोर्स निकालना। तो पहले इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। अगर एक्सेलरेशन होगा नीचे तो ये फोर्स बड़ा होगा, ऐसा मान लेते हैं, तो 5g माइनस एक फोर्स हो रहा है यहाँ पे टेंशन टी इक्वल टू 5 × a, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। इस 2 kg वाले ब्लॉक के केस में क्या लिखेंगे, अगर ये एक्सेलरेशन से नीचे आएगा तो ये किधर भागेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, है ना, किधर जाएगा एक्सेलरेशन ऊपर। तो अगर ये ऊपर जाएगा तो ये टेंशन फोर्स बड़ा होगा यहाँ पे, तो इसको पहले लिखेंगे t माइनस, इसके अपोजिट में एक फोर्स यही है जिसका नाम है 2g sin 53 इक्वल टू, इसका मास कितना है 2, इसका एक्सेलरेशन कितना है 2, ठीक है। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, t माइनस ये होगा 20 और sin 53 कितना होता है 4/5 इक्वल टू होगा 2 × a, तो t माइनस ये 4 टाइम्स कट हो जाएगा, तो t माइनस 8 इक्वल टू ये होगा 2a, ठीक है। इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करके मैंने ये बना लिया। अब क्या करेंगे सिंपल, अच्छा इसको 5g है तो उसको कितना रहने देते हैं, अच्छा ये 2g होगा यहाँ पे, तो उसको t माइनस 8 इक्वल टू 2a, और इसको क्या लिख लेंगे, ये 5g है तो उसको क्या लिख लेंगे, इसको लिख सकते हैं 50, है ना, ये होगा 5g माइनस t इक्वल टू 5 × a, तो g की वैल्यू डायरेक्टली मैंने यहाँ पे रख दी, कितना हो गया 50 माइनस t इक्वल टू 5 × a, तो इक्वेशन 1 और 2 आपको दिखाई देगा, तो 1 और 2 को क्या कर देंगे आपस में ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद क्या मिलेगा, तो t से t कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 50 माइनस 8 50 माइनस 8 इक्वल टू 5a प्लस कितना हो जाएगा 7a, ये कितना बचेगा 42, ये होगा 7a, तो a की वैल्यू कितनी होगी 42/7, ठीक है। तो ये कितना आएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। 7 से कितनी बार कट होगा 6 टाइम, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब टेंशन फोर्स कैसे निकालेंगे, इस a की वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे तो टेंशन फोर्स भी मिल जाएगा, तो इक्वेशन 2 में मैं रख देता हूँ सिंपल, तो t माइनस 8 इक्वल टू ये हो जाएगा 2 × 6 कितना आएगा 12, तो t की वैल्यू कितनी होगी 12 + 8, यानी टेंशन फोर्स कितना आएगा 12 + 8 कितना हो जाएगा 20 न्यूटन। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टेंशन फोर्स कितना आएगा 20 न्यूटन। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको आप नोट कर लो, फिर चलते हैं आगे, देखते हैं और कैसे सवाल आपसे पूछेगा न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ये नोट कर लिया होगा आपने, ये हटा देता हूँ इधर से, ठीक है। और देखते हैं कैसे सवाल आपसे पूछेगा, ठीक है। देखते हैं, तो अगर क्वेश्चन ऐसे दे दे आपको, मैं मिटा देता हूँ, क्वेश्चन ऐसे देगा आपको इस तरीके से, ये एंगल कितना बोल देगा 37 और ये एंगल कितना दे देगा 53, ये लगा देगा यहाँ पे पुली, यहाँ पे मास कितना रख देगा 2 किलोग्राम, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये कितना आएगा 5 किलोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे मास कितना 2 किलोग्राम और यहाँ पे कितना है 5 किलोग्राम, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, क्वेश्चन वही है सेम आपके पास कि टेंशन और एक्सेलरेशन बताना है इन दिस रॉक और ऑफ दिस सिस्टम, है ना। एक्सेलरेशन कितना होगा दोनों ब्लॉक का और टेंशन फोर्स कितना क्रिएट होगा, ठीक है। तो आराम से एक बार फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करें, ट्राई करें इस क्वेश्चन को, बड़ा सिंपल सा सवाल है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो अगर आपको यहाँ पे दिखाई देगा तो टेंशन फोर्स तो आएगा टी इधर, टी इधर, टी इधर और टी आएगा इधर, क्योंकि पूरी रोप सेम है तो टेंशन भी पूरी रोप के अंदर सेम रहेगा। ये थोड़ा हैवी दिख रहा है तो उसका एक्सेलरेशन किधर मान लेते हैं, राइट में मान लेते हैं। ये इधर जाएगा तो ये वाला किधर भागेगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। अब ब्रेक कैसे करेंगे कंपोनेंट, अगर लगेगा mg नीचे तो इधर कंपोनेंट होगा क्या, ये होगा 5
5g cos 53 और यहाँ पे कितना होगा 5g sin 53। कंपोनेंट हम करते आ रहे हैं स्टार्टिंग से और नॉर्मल किधर लगेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। अच्छा इसको बोल देंगे n1। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, इधर की तरफ आएगा 2g cos 37 और नीचे मुझे क्या मिलेगा 2g sin 37, ये कहानी होगी। और यहाँ पे कितना मिलेगा नॉर्मल n2, यहाँ के नॉर्मल को क्या बोल दिया मैंने n2 और यहाँ के नॉर्मल को क्या बोल दिया n1, ठीक है। ये कहानी होगी। तो इक्वेशन क्या मिलेगी मुझे यहाँ पे, तो 2 kg वाले ब्लॉक के लिए देख लेते हैं पहले। अगर एक्सेलरेशन इधर है तो टेंशन फोर्स बड़ा होगा यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे T माइनस ये वाला फोर्स 2g sin 37 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो कितना बचेगा, ये होगा 20 sin 37। ये वैल्यू कैसे याद रखेंगे, इसको ऐसे याद रखो जैसे cos 53 कितना होता है 3/5, है ना। तो cos 37 कितना हो जाएगा, cos 37 होगा 4/5। sin 53 कितना होता है, ये होता है 4/5 और sin 37 कितना हो जाएगा, sin 37 हो जाएगा 3/5। तो यहाँ पे कितना sin 37, तो क्या वैल्यू रखेंगे 3/5, है ना। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। याद कैसे करेंगे, जो cos 53 की वैल्यू वो साइन में किसकी हो जाती है 37 की, और जो cos 37 वैल्यू किस में हो जाती है sin 53। ऐसा करके थोड़ा सा याद कर सकते हो इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4, तो t की वैल्यू कितनी आएगी 12 इक्वल टू 2 इंटू ए। चाहो तो ट्राइंगल की फॉर्म में भी इसको आप रिमेंबर कर सकते हो, ट्राइंगल बना के भी याद कर सकते हो, ठीक है। ये सब मैंने मैथमेटिकल टूल में ऑलरेडी बताया आपको। तो t माइनस 12 इक्वल टू 2 इंटू ए, तो एक इक्वेशन ये बन गई। अब 5 kg वाले ब्लॉक को देखो, अगर एक्सेलरेशन इधर है तो ये फोर्स बड़ा होगा तभी नीचे आएगा ये, तो इसको इक्वेशन क्या लिखेंगे 5g sin 53 माइनस टेंशन फोर्स से पीछे और मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है इसका 5 और एक्सेलरेशन कितना है a, तो ये कितना हो जाएगा 50। sin 53 कितना होगा, ये होगा 4/5 माइनस टी इक्वल टू 5 इंटू ए। ये 10 टाइम्स कट होगा तो कितना बचेगा यहाँ से, ये आएगा 40 माइनस टी इक्वल टू 5 इंटू ए, और ये होगी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो इक्वेशन 1 कितनी मिली मुझे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ t माइनस 12 इक्वल टू 2 इंटू ए, और ये कितना मिला 40 माइनस टी इक्वल टू 5 इंटू ए, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो ये नोट कर लें आप। कंपोनेंट आप समझ के कैसे ब्रेक किए, देखो ये होगा mg नीचे, ये एंगल 37, तो ये भी कितना होगा 37, तो mg cos 37 और mg sin 37। अब यहाँ पे किधर लगेगा 5g नीचे, ये 53, तो ये भी कितना होगा 53, तो 5g का एक कंपोनेंट इधर cos में और इधर sin में, और नॉर्मल किधर लेगा परपेंडिकुलर लेगा, सिंपल सरफेस के परपेंडिकुलर तो यही है, और यहाँ पे भी सरफेस के परपेंडिकुलर ये होगा, तो नॉर्मल लगेगा ऊपर। तो नॉर्मल पूछेगा तो ये वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी। जैसे मैं n1 की बात कर लेता हूँ, है ना। नॉर्मल अगर आपसे पूछेगा नॉर्मल, तो ये होगा कितना 5g cos 53, ये रख के वैल्यू निकाल सकते हैं। और यहाँ पे n2 कितना आएगा आपके पास, n2 आपके पास हो जाएगा 2g cos 37, ठीक है। क्योंकि दोनों का मास अलग है तो इसलिए दोनों के लिए नॉर्मल भी अलग अलग होगा। यहाँ पे नॉर्मल अलग मिलेगा, यहाँ पे नॉर्मल अलग मिलेगा, ठीक है। तो मास चेंज होने से नॉर्मल की वैल्यू भी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये नोट कर लें आप, फिर ये हटा के दोनों इक्वेशन को सोल्व करके टी और ए की वैल्यू सिंपल निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे, ठीक है। नोट किया होगा आपने, बस सिंपल यहाँ पे mg लगेगा, कंपोनेंट ब्रेक कर देके, और एक्सेलरेशन जिसमें होगा वो फोर्स बड़ा रख के इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है। अच्छा देखते हैं आगे, चलो कैसे करेंगे इसको, ठीक है। इक्वेशन में बना चुका हूँ, ये लिखा हुआ है इधर, ठीक है। तो इक्वेशन क्या आई थी t माइनस 12, फिर से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इधर। तो t माइनस 12 कितना आया था यहाँ से, ये आया था 2 इंटू ए, इसको बोल देंगे इक्वेशन 1। और ये कितना था 40 माइनस टी इक्वल टू, ये कितना था 5 इंटू, ये इक्वेशन 1, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर सकते हैं सिंपल, 1 प्लस 2, इससे क्या होगा t से t कैंसिल, कितना बचेगा 40 माइनस 12, ये कितना होगा 7 इंटू ए, ठीक है। तो ये कितना बचेगा, ये आएगा मेरे पास 28 इक्वल टू 7a। तो a की वैल्यू कितनी आएगी 28/7, यानी a कितना आएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 4। और अब टेंशन कैसे निकालेंगे, a की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख के निकाल सकते हैं। तो a की वैल्यू को मैं 1 में रखने जा रहा हूँ, है ना। किस में रखूँगा a की वैल्यू को 1 में। तो t माइनस 12 इक्वल टू 2, a की वैल्यू दी है 4, ये लिख देंगे यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा t माइनस 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। तो टेंशन कितना आएगा 12 प्लस 8, यानी t की वैल्यू कितनी आएगी 20 न्यूटन।
तो सिस्टम के अंदर एक्सेलरेशन होगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और रोप का टेंशन कितना होगा 20 न्यूटन। तो सिंपल सा सवाल था, बस डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम बना के नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लगाएं। जिस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स भी बड़ा होगा, उसको पहले लिख के माइनस करके मास इनटू एक्सेलरेशन लिख लें और फोर्स और एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, तो इसको नोट कर लें आप, फिर देखते हैं और क्वेश्चन कैसे पूछेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये नोट कर लिया होगा आपने, ये हटा देता हूँ मैं इधर से। ठीक है, देखते हैं क्या पूछेगा मुझसे। तो अगर क्वेश्चन आपको ऐसा दे दे, जैसे सरफेस के ऊपर 3 ब्लॉक रखे हैं सिंपल ऐसे, है ना, यहाँ पे कितना रखा है 2 किलोग्राम, यहाँ पे कितना रखा है 3 किलोग्राम और यहाँ पे कितना रखा है 4 किलोग्राम और फोर्स कितना लगा है यहाँ पे 5 न्यूटन। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दे दे और आपसे बोल दे कि यहाँ पे नॉर्मल और एक्सेलरेशन बताओ कितना होगा। क्या पूछ ले, 2 वैल्यू की नॉर्मल रिएक्शन और फोर्स एक्सेलरेशन कितना होगा यहाँ पे। तो कैसे करेंगे इसको, तो आपको एफबीडी बनाना मैंने बताया था स्टार्टिंग में। अगर ऐसे ब्लॉक टच करके रखोगे तो नॉर्मल कैसे लगेगा, तो जितने कॉन्टैक्ट उतने नॉर्मल। तो एक नॉर्मल यहाँ मिलेगा, एक नॉर्मल यहाँ मिलेगा। तो ये इसके ऊपर कितना लगाएगा नॉर्मल N1 और ये भी पलट के इसके ऊपर कितना लगाएगा N1। ये इसके ऊपर पलट के लगाएगा N2, ये इसके ऊपर पलट के लगाएगा N2। ठीक है, अब सबका अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। देखो एक्सेलरेशन आप ऐसे भी निकाल सकते हो, पूरे सिस्टम को एक मान के ये भी लिख सकते हो, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ए नेट कितना आएगा यहाँ से एफ नेट डिवाइड बाय एम। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना है तो एफ नेट कितना होगा यहाँ से। ठीक है, एफ नेट मुझे दिया 5 न्यूटन, तो 5 डिवाइड बाय टोटल मास कितना होगा 4 + 2 + 3 यानी कितना होगा 5 डिवाइड बाय 10। तो ये हो जाएगा 2, यानी यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आएगी 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायरेक्टली ऐसे भी निकाल सकते हो, बट ये कंडीशन लगाने की एक कंडीशन होती है ना। कंडीशन क्या है वो भी मैं लिखा देता हूँ आपको। तो जैसे एक्सेलरेशन आपको निकालना है तो क्या लिखेंगे आप, फोर्स ऐसे लिख सकते हैं कि ए होता है फोर्स सपोर्ट टू मोशन माइनस फोर्स अपोज टू मोशन डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो ये क्या लिखा मैंने यहाँ पे कि एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा फोर्स सपोर्ट टू मोशन माइनस फोर्स अपोज टू मोशन अपॉन टोटल मास ऑफ सिस्टम। तो ये लगा के पे एक्सेलरेशन आप निकाल सकते हो। जैसा ये तो मैंने नेट फोर्स अपॉन एम किया है, तो इस केस में लगा सकते हैं। इसका एक एग्जांपल भी कर लेंगे अभी। जैसे ये अप्लाइड कब होगा, एक तो रोप के अंदर क्या करना है आपको, इसको लगाने की कंडीशन होती है। कंडीशन क्या है, इग्नोर टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो अगर रोप के अंदर टेंशन या स्ट्रिंग के अंदर टेंशन है उसको इग्नोर करना है तो आप, ठीक है। और जो टेंशन, जो फोर्स मेरे पास होना चाहिए, फोर्स कैसा होना चाहिए अलोंग द रोप। फोर्स कैसा होना चाहिए अलोंग द रोप। तो फोर्स एक दो रोप के अलोंग हो और टेंशन फोर्स वहाँ पे इग्नोर करो, तो आप ये लगा के सिंपल एक्सेलरेशन निकाल सकते हो सिस्टम का। ठीक है, तो ये ज़्यादातर पुली और मास के केस में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जैसे मैं इधर इसका एक एग्जाम्पल इधर बता देता हूँ आपको, है ना। इस क्वेश्चन को करेंगे ऐसे, निकाल लेंगे एक्सेलरेशन। अभी और तरीके से भी करेंगे, बट ऐसे डायरेक्टली आप निकाल सकते हो अगर खाली एक्सेलरेशन आपसे पूछे। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे, देखो जैसे पुली दे दे आपको और यहाँ पे मास कितना दे दे 3 kg और यहाँ पे मास कितना दे दे 2 kg। ध्यान है, अभी ये क्वेश्चन हमने इससे पहले किया है, तो इस केस में इसको लगा के भी एक्सेलरेशन वही सेम आंसर आएगा जो हमने पहले निकाला है। आप देख सकते हो ये होगा 3g, इसका एक्सेलरेशन माना था यहाँ पे, इसका एक्सेलरेशन माना था इधर, और ये होगा 2g। तो ये वाला जो फोर्स सपोर्ट कर रहा है मोशन को, तो ए क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए क्या होगा फोर्स सपोर्ट टू मोशन। तो ये सपोर्ट कर रहा है, यही लेके जा रहा है एक्सेलरेशन से नीचे, तो इसको क्या लिखेंगे 30 माइनस अपोज द मोशन। अपोज मोशन को कौन कर रहा है, ये कितना 20 डिवाइड बाय क्या लिखा है टोटल मास ऑफ सिस्टम। टोटल मास कितना है 3 प्लस कितना हो जाएगा 5। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 10/5, तो ये कितना आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी इससे पहले हमने क्वेश्चन किया है तो वहाँ पे भी जो ए की वैल्यू जो आई थी वो सेम ही आई थी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जहाँ पे हमने इक्वेशन बना के सॉल्व किया था। ठीक है, तो इस कंडीशन को आप यहाँ पे लगा के आंसर निकाल सकते हो। बस ये ध्यान रखना कि 2 कंडीशन यहाँ पे होती है। ठीक है,
तो उसको आप नोट कर लें, फिर ये हटा के इस क्वेश्चन को आगे देखते हैं और कैसे एक्सेलरेशन निकाल के इक्वेशन बना के सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे भी नॉर्मल पूछा है और यहाँ पे भी नॉर्मल पूछा है, दोनों कंडीशन पे पूछा है। ठीक है, तो चलिए नोट कर लिया होगा आपने इतना, आई होप समझ आया होगा आपको, इसको इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हटा देता हूँ मैं इधर से, अपने क्वेश्चन के ऊपर वापस आते हैं। ठीक है, ये भी चलो ये लिखा रहने दो, इसके बाद इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे। ठीक है, देखो अब मैं अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बना सकता हूँ। 2 kg वाले का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे हम यहाँ पे तो कैसा दिखेगा आपको, इसके ऊपर एक फोर्स ये है 5 न्यूटन, अगर 5 न्यूटन का फोर्स इधर लेगा तो ये एक्सेलरेशन तो इधर जाएगा, ऐसा मान लेते हैं, और इसके ऊपर एक फोर्स इधर भी लगा है जिसको बोला है यहाँ पे, अच्छा इसको एक काम करते हैं, N1 लगा है लेफ्ट में, देखो N1 इसके ऊपर, और 5 न्यूटन किधर लगा है राइट में, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका देखो ये फोर्स एक्सेलरेशन अगर राइट में तो ये फोर्स बड़ा होगा तभी ये राइट में जा रहा है, तो नेट फोर्स क्या लिखेंगे 5 माइनस N1 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। 3 kg वाले के लिए देखो ये भी सेम एक्सेलरेशन से इधर जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे नेट फोर्स कितना होगा, अगर ध्यान से देखोगे तो ये लगा N1, तो ये इसके ऊपर किधर लगाएगा N1 इधर लगाएगा, और इधर क्या लगेगा इसके ऊपर N2 लगेगा। ठीक है, यही कहानी होगी भाई, ये 2 kg 3 kg की वजह से आएगा इसके ऊपर N1 इधर की तरफ, और यहाँ पे N2 इसके ऊपर अप्लाई करेगा 4 kg वाला ब्लॉक इधर, ये फ्री बॉडी डायग्राम में देखा था हमने। ठीक है, अब ए इधर है तो N1 बड़ा होगा, तो क्या लिखेंगे N1 माइनस N2 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। 4 kg वाले ब्लॉक को देखो ध्यान से, इस कहानी में क्या होगा कि N2 तो लगेगा इस पे इसके ऊपर राइट में। ठीक है, और कोई फोर्स इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, 4 kg वाले के पास किधर होगा राइट में। ठीक है, सही बात है, तो 4 kg ने N2 लगाया इसके ऊपर, और 3 kg ने पलट के इसके ऊपर लगाया N2, तो ये भी ए से इधर जाएगा, तो क्या लिखेंगे N2 इक्वल टू 4 इंटू ए, ये होगी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो इक्वेशन की हेल्प से कैसे निकालेंगे टेंशन नॉर्मल वो सब देखेंगे अभी। ठीक है, तो कितनी इक्वेशन हो गई अपने पास, 3 इक्वेशन हो गई, ये दिखाई दे रही होगी आपको 5 माइनस N1 और यहाँ पे मिला N2। ठीक है, तो ये मैं हटा देता हूँ और फिर देखते हैं एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम ही मिलेगी मुझे। ठीक है, देखो कैसे, ठीक है, बस अप्रोच आपको लगानी है और सिंपल सोल्व करके निकाल सकते हो आंसर। ठीक है, तो इक्वेशन 1 2 3, तो मैं क्या करता हूँ 1 + 2 + 3 तीनों को ऐड कर देता हूँ। ऐड करने पे क्या मिलेगा, तो ये है मेरे पास 5 माइनस N1 इक्वल टू 2 इंटू ए, और यहाँ पे कितना है N1 माइनस N2 कितना है यहाँ पे, ये 3 है, और नीचे कितना है N2 इक्वल टू मेरे पास है 4 है, ये है 1, ये है 2, ये है 3। ठीक है, तो तीनों को ऐड करेंगे, ऐड करने पे क्या होगा N1 से N1 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और N2 से N2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 5 इक्वल टू, अब क्योंकि तीनों को मैंने ऐड किया तो कितना बचेगा 4 + 3 + 2 कितना हो जाएगा 10 इंटू ए, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 5/10, यानी ए कितना आएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना होगा 0.5, और यही वैल्यू इससे लास्ट क्वेश्चन के अंदर आई थी जो भी हमने सोल्व किया था कुछ देर पहले, सेम वैल्यू आई थी, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो और इक्वेशन बना के भी सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब N1 और N2 कैसे निकालेंगे, इस ए की वैल्यू को इक्वेशन 3 में रख दो यहाँ पे, तो N2 मिल जाएगा, तो N2 कितना आएगा N2 हो जाएगा आपके पास, ये होगा 4 और ये कितना होगा 0.5 है ना, 4 इंटू 0.5, तो N2 की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 2। ठीक है, 4 इंटू 0.5, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 न्यूटन। कितना फोर्स आएगा नॉर्मल रिएक्शन 2 न्यूटन। ठीक है, ये वैल्यू 2 में रखेंगे तो N1 आ जाएगा, ये डायरेक्टली ऊपर भी रख सकते हो 1 में, तो 1 में क्या रखेंगे 5 माइनस N1 इक्वल टू 2, और ये की वैल्यू कितनी है 0.5, तो 5 माइनस N1 ये कितना होगा, ये बचेगा 1 मेरे पास, 2 इंटू 0.5 कितना होता है 1 होता है, तो N1 कितना आएगा यहाँ से, ये आएगा 5 माइनस 1, तो N1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 न्यूटन। N1 कितना आएगा यहाँ से 4 न्यूटन। तो हमने N1 N2 और एक्सेलरेशन तीनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, तो सिंपल फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो उसको आप नोट कर लें, फिर देखते हैं आगे कैसे सवाल आपसे पूछेगा। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने, तो ये हटा देता हूँ मैं इधर से। ठीक है, देखते हैं और क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे। तो अगर ब्लॉक आपस में कनेक्ट रहेंगे तो उस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और देखते हैं
अभी इसकी कुछ कैटेगरी के सवाल फ्रिक्शन के साथ भी हम करेंगे, जैसे इनक्लाइन प्लेन के ऊपर दोनों ब्लॉक अटैच करके रख देगा, 3 ब्लॉक अटैच करके रख देगा, फिर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी मिलेगा प्लेन के बीच में देखने को, सारी चीज़ें भी देखेंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। तो जैसे सवाल आपको ऐसे दे दे, जैसे यहाँ पे एक ब्लॉक रखा है 10 किलोग्राम, यहाँ पे दूसरा ब्लॉक रखा है 20 किलोग्राम, ठीक है, और यहाँ पे एक ब्लॉक और रखा है जिसका मास कितना है 60 किलोग्राम, और यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है 60 न्यूटन। ये मुझे सवाल दिया है, तो आपको क्या बताना है, एक तो टेंशन बताना है और एक्सेलरेशन बताना है तीनों ब्लॉक के। तो एक बार ट्राई कर सकते हैं आप इस सवाल को, कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कैसे करेंगे, सिंपल। तो अगर ये 60 से आगे जाएगा तो इसका एक्सेलरेशन भी कितना होगा, आगे ए होगा, ये भी ए से जाएगा और ये भी ए से जाएगा, एक तो कहानी होगी। और यहाँ पे टेंशन किधर होगा, देखो यहाँ पे होगा टेंशन T1, यहाँ पे टेंशन होगा T1। अब क्योंकि रोप एक नहीं है, रोप अलग अलग है। अलग अलग क्यों होगी रोप, क्योंकि एक रोप के पास साथ जैसे आप चले तो बीच में सिस्टम का एक अलग मास, एक अलग एलिमेंट आपको मिल गया। तो सिस्टम का एलिमेंट अगर बीच में आ जाएगा रोप के, तो वहाँ पे टेंशन फोर्स भी अलग अलग हो जाएगी। जैसे यहाँ पे होगी T1, यहाँ पे T1, यहाँ पे कितनी मान लेते हैं T2, यहाँ पे कितना मान लेते हैं T2, सिंपल। तो फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, इक्वेशन बना के सोल्व कर लेंगे। जैसे 60 kg है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, इसके ऊपर अप्लाइड फोर्स कितना है 60, ये आगे कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है ए से, और पीछे टेंशन कितना है, ये लगा यहाँ पे T1, ठीक है। तो यहाँ पे लगाएंगे नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये 60 न्यूटन बड़ा होगा तभी एक्सेलरेशन इधर है इसका, ठीक है। तो उसको लिखेंगे पहले माइनस T1 इक्वल टू ये होगा मास और ये होगा एक्सेलरेशन। इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। यहाँ पे कितना है 20 kg, 20 kg का फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे लगा, यहाँ पे T1 और पीछे इससे अटैच कितना है T2, और यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है A। तो ये बड़ा है तो T1 बड़ा होगा, तो इक्वेशन क्या लिखेंगे T1 माइनस T2 इक्वल टू 20 इंटू A, ये होगी इक्वेशन नंबर 2। अब 10 kg वाले को देखो जरा ध्यान से, सिंपल बना लेंगे इक्वेशन। यहाँ पे होगा T2 और एक्सेलरेशन कितना होगा A, तो क्या लिखेंगे T2 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। ये कहानी होगी। तो इक्वेशन 1 2 3 है ना, तो इन तीनों का ऐड करके भी आप सिंपल लिख सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 60 माइनस T1 इक्वल टू है 60A, और 2 क्या है T1 माइनस T2 कितना है यहाँ पे 20 इंटू A, और ये कितना है T2 इक्वल टू ये मेरे पास है 10 इंटू A, ये मेरे पास 1 2 और 3। तो मैं क्या करता हूँ 1 + 2 + 3 ये कर लेता हूँ सिंपल, तीनों को ऐड कर देंगे। ऐड कराने पे क्या होगा T1 से T1 कैंसिल होगा और T2 से T2 कैंसिल होगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे 60 इक्वल टू ये होगा 80 और ये होगा 90A, ऐसे कुछ कहानी बचेगी, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो A की वैल्यू कितनी आएगी 6/9 या 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कितना आया 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो A की वैल्यू आ गई सिंपल। अब A की वैल्यू आ गई तो टेंशन फोर्स भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे ये नोट कर लें आप, फिर A की वैल्यू को इसमें रख के टेंशन फोर्स भी देखते हैं कितना आएगा, ठीक है। तो ये डायग्राम हटा देता हूँ मैं, ठीक है। देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो सिंपल है, बस इक्वेशन में वैल्यू रखनी है। जैसे A की वैल्यू 2/3 आई तो इक्वेशन 3 में रखेंगे। इक्वेशन 3 कितना दिया है 2 T इंटू 2 इक्वल टू 10 इंटू A, तो 10 A की वैल्यू कितनी है 2/3, तो टेंशन T2 कितना आएगा यहाँ से 20/3 न्यूटन, ठीक है। ये हो गया T2 मेरे पास। T1 कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं सिंपल, या इसमें रख दो 60 माइनस T1 इक्वल टू कितना होगा, ये होगा 60A। T1 कितना है 20/3 इक्वल टू 60 इंटू A की वैल्यू कितनी निकाली मैंने 2/3, सही निकाली हमने। तो ये होगा 60 इक्वल टू 90A, तो A की वैल्यू हो जाएगी 2/3, बिल्कुल सही है। तो ये होगा 2/3, तो 3 2 0 ये लिख सकते हैं। तो 60 माइनस एक सेकंड, T1 तो हम निकाल चुके हैं, T1 हम निकाल चुके हैं। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है T2 की निकालनी है ना। अच्छा T2 की वैल्यू हमने निकाली थी यहाँ से, तो T1 निकालना है तो सिंपल ये रख देते हैं, सही तो है 60 माइनस T1 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 60 A की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2/3, ठीक है। ये कितना होगा 20, तो 60 माइनस T1 ये कितना बचेगा यहाँ से, ये हो जाएगा 40, ठीक है। तो T1 कितना आएगा यहाँ से 60 माइनस 40, तो T1 कितना आएगा 20 न्यूटन, ठीक है।
तो T1 सिंपल आ जाएगा 20 न्यूटन और T2 आएगा 20/3 और एक्सेलरेशन अगर पूछेगा तो कितना हो जाएगा 2/3 मीटर पर सेकेंड। इसका तीनों आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे अगर रोप के केस में पूछेगा तो टेंशन और एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसको नोट कर लिया, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है। बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो सिंपल है बिल्कुल, है ना। तो जैसे ये मुझे सरफेस दी है, ये दिया है 3 किलोग्राम, ठीक है। एक रोप यहाँ से कनेक्ट है और एक मास कितना लगा यहाँ से 2 किलोग्राम, ठीक है। और यहाँ से भी एक ऐसे पुली कनेक्ट है सिंपल, इसी के, और यहाँ पे कितना है ये 5 किलोग्राम, ठीक है। ये क्वेश्चन है। तो T और A की वैल्यू आपसे पूछिए कितनी होगी, टेंशन फोर्स और एक्सेलरेशन, ठीक है। ट्राई करो उसको एक बार करने का, सिंपल सवाल है, कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे लगेगा mg, ट्राई करके देखो आप, और एक्सेलरेशन और टेंशन की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो देखो जरा, mg लगेगा नीचे और कॉन्टैक्ट से दूर की तरफ लगेगा टेंशन, यहाँ पे कॉन्टैक्ट से दूर की तरफ टेंशन, और इसको बोल देंगे T1, और यहाँ से कॉन्टैक्ट होगा टेंशन T1, इसको बोल देंगे T1, ठीक है। अब एक रोप से जब आप आगे चले तो आपको सिस्टम का एलिमेंट मिला मास, उसके बाद फिर से रोप स्टार्ट होगी, यानी फिर से टेंशन अलग देखने को मिलेगा आपको। तो कॉन्टैक्ट से दूर की तरफ टेंशन कितना होगा T2, दूर की तरफ T2 कितना होगा टेंशन T2, और यहाँ पे टेंशन कितना होगा T2, और यहाँ पे कितना लगेगा 5 × G नीचे की तरफ, ठीक है। mg किधर लगेगा, नीचे लगेगा, ठीक है। अब एक्सेलरेशन किधर मान लेंगे, क्योंकि थोड़ा हैवी दिख रहा है तो एक्सेलरेशन किधर मान लेंगे, नीचे। ये किधर जाएगा आगे, और ये किधर जाएगा ऊपर, ऐसी तो कहानी होगी भाई, ये हैवी है तो नीचे जाएगा, ये आगे, और ये किधर भागेगा ऊपर। तो 3 कंडीशन के हिसाब से एक्सेलरेशन लिख सकते हैं यहाँ पे। तो 2 kg के अकॉर्डिंग देखो, अगर A ऊपर है तो टेंशन फोर्स बड़ा होगा तभी ऊपर जा रहा है, तो क्या लिखेंगे T1 - 2g = 2 × A, यानी T1 - 20 = 2 × A। इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। 3 kg वाले ब्लॉक को ध्यान से देखो, तो 3 kg वाले ब्लॉक का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो यहाँ पे लगेगा टेंशन T1, यहाँ लगेगा टेंशन T2, और एक्सेलरेशन किधर है, इधर। तो इसका मतलब T2 बड़ा होगा तभी एक्सेलरेशन लेफ्ट में है यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे T2 - T1 = 3 × A। इसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे देखो ये नीचे जा रहा है, इसका मतलब ये फोर्स बड़ा होगा, तो लिखेंगे 5G - T2 = 5 × A, ये लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे 50 - T2 = 5 × A, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और 2 और 3 को ऐड कर सकते हैं, 1 + 2 + 3, ठीक है। ऐड करने पे क्या मिलेगा, T1 और T2 तो कैंसिल ही हो जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा सिंपल 50, जो 50 है बचेगा, और ये सारी वैल्यू ऐड हो जाएंगी, यानी 5 + 3 8, और 2 हो जाएगा 10 × 2, यानी A की वैल्यू कितनी आएगी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा सिंपल। A की वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो T1 मिल जाएगा और T2 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रखो जरा, कितना आएगा T1 - 20 = ये हो जाएगा 10, तो T1 कितना आएगा 30 न्यूटन। तो डायरेक्टली यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और आप T2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। T2 कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन से 50 - T2 = कितना होगा 5 × A। A की वैल्यू आई 5, ये कितना हो जाएगा 25, तो T2 कितना आएगा 50 - 25, यानी टेंशन कितना आएगा 25 न्यूटन। टेंशन की वैल्यू कितनी आएगी 25 न्यूटन। तो इस तरीके से एक्सेलरेशन T1 और T2 तीनों वैल्यू कैलकुलेट करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसको आप नोट कर लो, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नोट किया होगा आपने, बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा, ठीक है। देखते हैं क्या सवाल दिया है मुझे। और धीरे धीरे करके कॉन्सेप्ट डेवलप होंगे आपके, ठीक है। हर चीज़ को कवर कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो रोप लगी रहती है, जो स्ट्रिंग होती है, उसमें भी मास होता है, तो मास के अलग अलग पॉइंट के अकॉर्डिंग भी टेंशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सारे सवाल डिस्कस करेंगे उसके भी, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है। एक ब्लॉक यहाँ पे दिया है 3 kg, और यहाँ पे कितना दिया है 5 kg। कितना दिया है 5 kg, और यहाँ पे ब्लॉक कितना दिया है, सिंपल इसका मास मान लो
3 किलोग्राम और यहाँ पे मास कितना मान लो 2 किलोग्राम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिया है मुझे और यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है, टी और ए की वैल्यू निकालनी है। सिंपल, तो ट्राई कर सकते हैं आप इस सवाल को एक बार, सिंपल सवाल है। फिर ऊपर डायग्राम बनाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो 5G लगेगा नीचे और यहाँ पे टेंशन लगेगा T1। यहाँ पे टेंशन कितना होगा T1, सिस्टम का एलिमेंट बीच में है तो उसके बाद इस अलग रोप में टेंशन अलग होगा, कितना होगा T2, यहाँ पे कितना हुआ T2। अब क्योंकि पूरी रोप एक है तो यहाँ पे भी टेंशन कितना मिलेगा T2, यहाँ पे भी कितना मिलेगा T2 और ये यहाँ पे कितना हो जाएगा mg नीचे। तो ये फोर्स बड़ा है तो एक्सेलरेशन होगा नीचे, ये भी जाएगा नीचे और ये वाला ब्लॉक किधर जाएगा ऊपर, ठीक है। इस रोप को भी मान लेते हैं, टेंशन कितना होगा T डैश। और ये पुली कैसे ली है, मासलेस पुली है। कैसे पुली है, मासलेस। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पुली कैसी होगी, मासलेस। मासलेस क्यों लिखा ये मान के चलेंगे, तो देखेंगे इसके बारे में भी, कहानी अभी क्या है। तो जरा पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे। एक्सेलरेशन नीचे, तो ये फोर्स बड़ा होगा तभी नीचे लगेगा एक्सेलरेशन। तो क्या लिखेंगे 5G माइनस T1 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये होगी इक्वेशन 1। इसकी वजह से क्या होगा, देखो 2 kg पे T1 नीचे है, T2 ऊपर और एक्सेलरेशन ही नीचे। तो T1 बड़ा होगा तभी एक्सेलरेशन नीचे लगा है यहाँ पे। इसका फ्री बॉडी डायग्राम 2 किलोग्राम का फ्री बॉडी डायग्राम ये होगा, ऊपर लगेगा टेंशन T2 और नीचे लगेगा टेंशन T1 और ये किधर भागेगा नीचे। तो क्या लिखेंगे T1 माइनस T2 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। 3 kg वाले को देखो तो T2 बड़ा होगा तभी एक्सेलरेशन ऊपर है, तो लिखेंगे T2 माइनस 3G इक्वल टू 3 इंटू ए, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो फिर से 1, 2 और 3 को ऐड कर सकते हैं सिंपल। तो ऐड करेंगे तो देखो T2 से T2 कैंसिल, T1 से T1, तो कितना बचेगा 5G माइनस 3G इक्वल टू कितना बचेगा 10 इंटू ए। ये कितनी वैल्यू हो जाएगी 2G इक्वल टू 10 इंटू ए। ये कितना होगा 20 इक्वल टू 10 इंटू ए। एक्सेलरेशन कितना आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो T1 और T2 भी निकाल सकते हैं। देखो ये वैल्यू यहाँ पे रखो, टेंशन आ जाएगा T2, कितना आएगा ये होगा 30 प्लस इसको इधर लाएंगे और ये कितना हो जाएगा 6। तो टेंशन कितना आएगा T2 36 न्यूटन, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। और T1 कैसे निकालेंगे, ये वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं ये 1 में, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 50 माइनस T1 इक्वल टू 5 इंटू ए, कितना हो जाएगा 10। तो T1 कितना आएगा 50 माइनस 10 यानी T1 की वैल्यू कितनी आएगी 40 न्यूटन, ठीक है। तो सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टेंशन कितना है 40 न्यूटन और रोप 2 के अंदर टेंशन कितना है 36 न्यूटन। तो ऐसे फ्री बॉडी डायग्राम बना के सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसको नोट करो आप, फिर चलते हैं आगे। चलिए ये लिखा होगा आपने T1 T2 और ए की वैल्यू कितनी आएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी जो कहानी मैंने लिखी है मासलेस, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो T2 की वैल्यू कितनी निकाली मैंने 36, ठीक है। तो ज़रा यहाँ देखते हैं एक बार गौर से, T2 की वैल्यू कितनी है 36 न्यूटन। तो अगर इस T डैश की वैल्यू मैं निकालना चाहूँ, किसकी T डैश, तो T डैश मेरे पास कैसा है मासलेस, ये कितना है T डैश और यहाँ पे कितना है 36 न्यूटन। T2 की वैल्यू यही थी और यहाँ पे भी कितना है T2, इसको सिंपल अभी T2 लिख लो यहाँ पे, ठीक है। तो T डैश कितना हो जाएगा T2 प्लस T2, यानी नेट फोर्स यहाँ पे कितना होगा 0, ठीक है। तो ये कितना होगा 2 इंटू 36 यानी T डैश कितना आएगा 72 न्यूटन। ये मेरे पास क्या होगा आंसर होगा। अब ये कैसी है मासलेस, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मासलेस होगा तो उसके ऊपर हमेशा जो नेट फोर्स होता है बैलेंस रहता है। कैसे, देखो अगर मैंने बोला कोई ऑब्जेक्ट अगर मासलेस होगा तो उसके ऊपर नेट फोर्स हमेशा बैलेंस रहेगा। जैसे यहाँ पे एक ब्लॉक लेता हूँ, मासलेस का मतलब कि इसका मास कितना है 0, यहाँ पे कोई फोर्स लगा है F2, यहाँ पे कोई फोर्स लगा है F1 और ये एक्सेलरेशन कितना है A, ऐसे कुछ कंडीशन है तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कंडीशन लिखेंगे, F2 बड़ा होगा तभी एक्सेलरेशन इधर है, तो लिखेंगे F2 माइनस F1 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये F2 माइनस F1 कितना हुआ यहाँ से 0, यानी F2 की वैल्यू किसके इक्वल आएगी F1 के इक्वल आएगी। तो ये बिल्कुल प्रूफ हो गया, बैलेंस है फोर्स यहाँ पे। तो क्या लिख सकते हैं, ये नोट करके आप याद रखना कि नोट करके यहाँ पे लिख लो कि मासलेस ऑब्जेक्ट ऑलवेज विल बी बैलेंस, ठीक है। तो जो मासलेस ऑब्जेक्ट होता है हमेशा कैसा होता है बैलेंस होता है, जैसे F1 और F2 की वैल्यू यहाँ पे इक्वल रहेगी, ठीक है। तो टेंशन कितना हो जाएगा 72 न्यूटन, ठीक है। तो इसको नोट कर लें, फिर 1-2 सवाल और देखते हैं कि कैसे उसको करेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ये लिख लिया होगा आपने, चलते हैं आगे, ठीक है। तो ये कैसा होगा हमेशा मासलेस होगा, ठीक है।
जैसे और आपको क्या दे देगा, एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, जैसे एक्सेलरेशन मेरे पास क्या होता था dv/dt, तो vt ग्राफ जो मेरे पास होता था, थोड़ा सा ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है। तो vt ग्राफ का जो स्लोप है वो मुझे क्या देता था, एक्सेलरेशन जो यहाँ पे दिखा हुआ है =dv/dt, ठीक है। अगर at ग्राफ है मेरे पास, यानी इस कंडीशन को मैं ऐसे लिख लेता हूँ dv = a × dt, तो उसका मतलब क्या है कि at ग्राफ का जो एरिया होगा मुझे क्या देगा, वो मुझे देगा वेलोसिटी, ये देगा। सिमिलर इसी के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि f = कितना होता है dp/dt, क्या होता है dp/dt, यानी pt ग्राफ का जो स्लोप है मुझे वो क्या देगा, वो मुझे देगा फोर्स, क्या देगा pt ग्राफ, यानी मोमेंटम टाइम ग्राफ मुझे क्या देगा, उसका स्लोप देगा फोर्स। क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, f × dt = dp, क्या लिख सकते हैं, f × dt = dp, यानी ft ग्राफ का एरिया मुझे क्या देगा, मुझे देगा मोमेंटम, क्या देगा मोमेंटम। जैसे at ग्राफ का एरिया क्या देगा, वेलोसिटी, वैसे ft ग्राफ का एरिया मुझे क्या देगा, मोमेंटम देगा, और उसका pt ग्राफ का स्लोप क्या देगा, फोर्स देगा। यह बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है। ये नीट में पूछा था सवाल, उसी का ही क्वेश्चन मैं करा देता हूँ आपको, ठीक है। जैसे ये है t, ये मेरे पास है फोर्स, ये कितना है 6 न्यूटन, यहाँ पे कितना है 3 न्यूटन, यहाँ पे कितना है -3 न्यूटन। तो कहानी कुछ ऐसे है ना, ये मान लो यहाँ पे 2, ये मान लो 4, यहाँ पे मान लो 6, ठीक है। तो ये कहानी कुछ ऐसे होगी, ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक जाएगा, फिर आगे यहाँ तक जाएगा, फिर ऊपर, और फिर ऐसे, और फिर ऐसे। तो ये कितना है यहाँ पे 4, ठीक है। यहाँ पे कितना है, ये सिंपल 2, इस तरीके से, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, यहाँ पे आपको बताना है मोमेंटम, ठीक है। क्या बताना है, मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम बताना है, क्या बताना है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इसको, तो ग्राफ किसके बीच में, ध्यान से देखो, f और t के बीच में, मुझसे क्या पूछा है, मोमेंटम। तो देख लो यहाँ पे ft ग्राफ दिया है, तो इसका जो एरिया होगा मुझे क्या देता है, मोमेंटम देता है। यानी इसका अगर मैं एरिया निकाल दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मोमेंटम आ जाएगा। तो कितने एरिया यहाँ पे 1, 2 और यहाँ पे होगा 3। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो तीनों को ऐड करेंगे यहाँ पे सिंपल, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, p = a1 + a2 + a3। a1 ट्रायंगल दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, तो लिखेंगे हाफ, और बेस कितना हो जाएगा 2, यहाँ से लेगा तो हाइट कितनी है, हाइट हो जाएगी 6, और a2 कितना हो जाएगा, तो सिंपल रेक्टेंगल है तो हो जाएगा 4 - 2, और ये कितना होगा 3 होगा सिंपल, प्लस a3 कितना होगा, a3 मेरे पास कितना होगा, a3 होगा 6 - 4, और हाइट कितनी है यहाँ पे, इसकी हाइट यहाँ पे दी है कितनी, 2 न्यूटन। तो ये कितना हो जाएगा × 2, ठीक है। तो मोमेंटम कितना आएगा, यहाँ से देखो कैलकुलेट करके, p की वैल्यू कितनी आएगी, 2 से 2 कैंसिल, 6 प्लस ये हो जाएगा 6 + 4, यानी p कितना आएगा 16 Nm/m, ठीक है। तो कितना आएगा 16 Nm, ठीक है, न्यूटन सेकंड, सॉरी कितना हो जाएगा, न्यूटन सेकंड। इतना मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सिंपल क्या किया हमने, एरिया की फॉर्म में देगा तो एरिया निकाल लेंगे ft ग्राफ का, और सिंपल मोमेंटम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं आगे। चलिए नोट कर लिया होगा आपने, बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और ग्राफ में देख लेते हैं ग्राफ और क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है आपको, ये t है और ये x है, यानी xt ग्राफ दिया है आपको, सिंपल डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। कैसे दिया है, इस तरीके से, ये ठीक है। ये आपके पास कितना है यहाँ पे 2, 4, 6, कितना मान लो 8 मान लो, ठीक है। आपको मास कितना दिया है 0.1
किलोग्राम। ठीक है, आपसे पूछा क्वेश्चन फाइंड इम्पल्स एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, है ना, ये क्वेश्चन दिया है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ है आपके पास xt और इस तरीके से ग्राफ है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक और फिर इस तरीके से, और m इक्वल टू 0.1 kg, फाइंड इम्पल्स एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो कैसे करेंगे इसको, थोड़ा सोचें आप। ठीक है, देखते हैं कैसे करेंगे। देखो, इम्पल्स मेरे पास जो होता है वो होता है चेंज इन मोमेंटम, वो एक ही बात है, दोनों का मतलब यही है। इम्पल्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल I से। तो कैपिटल I कितना होता है, डेल्टा P। अब डेल्टा P को क्या लिख सकते हैं, मास तो रहेगा कांस्टेंट, V फाइनल माइनस V इनिशियल, ये लिख सकते हैं। इसको मान दो इक्वेशन नंबर 1। तो फाइनल स्पीड, अच्छा xt ग्राफ का जो स्लोप है, xt ग्राफ का जो स्लोप है वो मुझे देगा वेलोसिटी। क्या देगा, वेलोसिटी। तो अगर थीटा मान लेंगे तो m स्लोप tan थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये 2 है तो ये भी कितना होगा, 2 होगा, और डिवाइड बाय बेस कितना है 4, यानी कितनी वैल्यू आएगी 1/2, यानी क्या लिखेंगे 0.5। कितना स्लोप आया 0.5। तो ये मेरे पास क्या है, फाइनल स्पीड, इनिशियल स्पीड, क्या है मेरे पास, इनिशियल स्पीड 0.5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इनिशियल स्लोप हर एक पॉइंट पर सेम मिलेगा आपको, यहाँ पे भी थीटा, यहाँ पे भी थीटा। तो थीटा मैंने यहाँ तक, इसके बाद स्पीड चेंज हो रही है, तो इनिशियल यहाँ पे कितनी 0.5 मीटर पर सेकेंड। और इसके बाद ग्राफ कैसा है, कांस्टेंट स्लोप है मेरे पास, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी सिंपल। तो इसका मतलब फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी यहाँ पे 0, क्योंकि स्लोप कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया। फिर तो इम्पल्स क्या लिखेंगे, I इक्वल टू मास कितना है 0.5 और V फाइनल 0, V इनिशियल कितना है 0.5। तो I की वैल्यू कितनी आएगी 0.1 इंटू 0.5, यानी कितना आएगा ये 0.05 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये भी इसकी यूनिट होती है इम्पल्स या मोमेंटम की। तो कितना आंसर आएगा 0.05 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे भी ग्राफ के साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लें। चलिए, ये लिख लिया होगा आपने। चलिए हटा देता हूँ मैं इधर से, देखता हूँ कैसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ठीक है, जैसे आपको दे देगा कि P इक्वल टू A प्लस बी टी स्क्वायर, क्या दे देगा, मोमेंटम इक्वल टू A प्लस बी टी स्क्वायर। तो बोल देगा फाइंड आउट F फोर्स एक्ट एन ऑब्जेक्ट। तो फोर्स की वैल्यू निकालनी, कैसे निकालेंगे, देखो फोर्स मुझे पता है कितना होता है dP बाय dt। F इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। तो A तो कॉन्स्टेंट हो जाएगा 0, B भी कॉन्स्टेंट है, और टी स्क्वायर का 2 इंटू टी। तो F प्रोपोर्शनल, F इक्वल टू कितना मिलेगा यहाँ से 2BT, यानी F प्रोपोर्शनल किसके आएगा, टाइम के प्रोपोर्शनल। ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, तो आपको याद रखना कि F विल बी प्रोपोर्शनल टू T। ठीक है, तो उसको नोट कर लें आप। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, छोटा सा सिंपल। ठीक है, देखो जैसे आपसे बोल देगा कि एक ब्लॉक यहाँ पे रखा है, ऐसा कुछ सवाल जेई के अंदर भी पूछा था, है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। तो इसका मास कितना दिया है ब्लॉक का 2 kg। ठीक है, ये सिंपल रेस्ट की कंडीशन पे था इनिशियली। इसके बाद एक जेट, वाटर जेट यहाँ से सप्लाई किया, क्या सप्लाई किया, वाटर जेट, इस तरीके से। जैसे वाटर जेट सप्लाई किया, इसकी स्पीड कितनी हो गई 6 मीटर पर सेकेंड, और इसका जो रेट है, रेट ऑफ मास वो कितना दिया है 1 किलोग्राम पर सेकेंड। क्या दिया 1 किलोग्राम पर सेकेंड। तो आपको बताना है कि फाइंड आउट नेट एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक। क्या बताना है, नेट एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक। तो कैसे करेंगे, सोचो जरा एक बार। तो देखो कैसे करेंगे कि देखो नेट फोर्स मुझे पता है कितना होता है, F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो A की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, F नेट डिवाइड बाय M, ये लिख सकते हैं इक्वेशन 1, मान लेंगे इसको। अब F नेट कैसे लिखेंगे, तो अभी मैंने देखा है कि जो अप्लाइड फोर्स होता है वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है, यानी M dV बाय dt और V dm बाय dt, ये होता है। अब यहाँ पे स्पीड तो कांस्टेंट है, इनिशियली 6 मीटर पर सेकंड है, तो ये वैल्यू तो यहाँ पे कैसे हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे जो F बचेगा वो कितना बचेगा, V
dm/dt। ये मुझे दिया भी है कि स्पीड यहाँ पे कैसी है, कांस्टेंट है। तो स्पीड कांस्टेंट होने के बाद भी एक्सेलरेशन पिक्चर में आ सकता है क्योंकि मास यहाँ पे चेंज होगा, ठीक है। तो v कितना दिया है, ये दिया है 6 और dm/dt इस 1 kg/s ही मेरे पास क्या है, यही मेरे पास है रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। कितना है, dm/dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मास कितना हो जाएगा 1 kg/s। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, v इक्वल टू v हो जाएगा 6 और dm/dt कितना दिया है, 1 दिया है, ठीक है। कितना दिया है dm/dt, ये मुझे दिया है 1। तो ये मेरे पास क्या है 6 न्यूटन, ये मेरे पास है नेट फोर्स, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 में रखेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 6 डिवाइड बाई इसका मास कितना है 2, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा नेट 3 मीटर/सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से भी आंसर निकाल सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 3 मीटर/सेकंड स्क्वायर, तो उसको नोट कर लें आप आराम से, है ना। ठीक है, तो ये था मेरे पास न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में जो बेसिक क्वेश्चन है वो सब मैंने आपको यहाँ पे करा दिए। कुछ और अच्छे क्वेश्चन अभी रह गए हैं, तो जैसे नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें भी इसको कवर करेंगे। बट अभी जो मिक्सअप क्वेश्चन होंगे न्यूटन सेकंड लॉ के, उसमें मैं उनको मर्ज करा के आपको करा दूंगा, ठीक है। इसमें अच्छे क्वेश्चन कुछ कंस्टेंट मोशन का कॉन्सेप्ट लगा के भी बनते, धीरे धीरे करके सारी चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है। तो तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, और तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।